हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक नए वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है उनके लिए जो कि स्पेशली शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं और शेयर मार्केट में भी F&O की ट्रेडिंग करते हैं। कल मैं किसी मित्र के साथ बैठा हुआ था, वहाँ कुछ मेरे कलीग भी थे, कुछ हमारे यूज़र भी थे। उनमें से एक क्वेश्चन किसी ने हमसे ये पूछा कि F&O के ट्रेड के केस में टैक्स ऑडिट की एलिजिबिलिटी कब होती है। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन था जो कि बहुत लोगों को इसको लेके काफ़ी कंफ्यूजन है। तो हमें लगा कि हमें इस पे एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है। और जो हमारे आज की डेट में जो मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है, बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं, बहुत लोग ट्रेड करना छोड़ भी दिया है। तो उन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों ने भी लॉस बनाए हैं, बहुत लोगों ने प्रॉफिट बनाया। तो ये वीडियो उन दोनों लोगों के लिए है जिन्होंने प्रॉफिट भी बनाया है, जिन्होंने लॉस भी बनाया। प्रॉफिट वाले के लिए एंगल ये होगा कि कैसे अपने रिटर्न फाइल करें, और लॉस वाले के लिए ये फायदा है कि आपके लॉस को हम कैसे बिजनेस इनकम में सेटल कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात करने वाला हूं कि फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है, टर्नओवर कैसे इसकी कैलकुलेट होती है, टैक्स ऑडिट की एलिजिबिलिटी कब होती है, आप कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं। सही सुना कि F&O में जब आप ट्रेड करते हैं तो जो भी आपके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इसमें अलाउड होते हैं, क्योंकि नॉन स्पेकुलेटिव इनकम में ही आता है, ये स्पेकुलेटिव इनकम में नहीं आता है। उसकी वजह से साथ के साथ प्रॉफिट की ट्रीटमेंट कैसे होंगे, कैसे एक्सपेंसेस क्लेम करेंगे, लॉस को कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पूरा F&O पे, और उसके बारे में मैं सारी चर्चा करने वाला हूँ। तो पहली चीज़, मैं अपने सैलरी क्लास लोगों के लिए स्पेशल है, जो बिजनेस वाले हैं उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। जो सैलरी वाले लोग हैं, मैं उनको पहले एक चीज़ एड्रेस करना चाहूँगा। मैंने बहुत बार देखा है कि जो हमारे सैलरी क्लास के हमारे यूज़र हैं वो F&O में ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं तो रिटर्न तो फाइल करते ही करते हैं, लेकिन लॉस के केस में रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो पहली चीज़, आप प्रॉफिट में हो या लॉस में है, आपको तो रिटर्न फाइल करना है। इवन F&O में अगर आपने सिंगल ट्रांजैक्शन भी कर रखा तो आपकी मैंडेटरी है। अगर स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते तब भी आपकी मैंडेटरी है उसकी रिपोर्टिंग। अब बात करते हैं कि मेरे जो सैलरी क्लास मित्र हैं वो ITR या तो 1 या 2 फाइल करते हैं। बट अगर आप F&O में डील करते हैं तो अब आप 1 और 2 नहीं फाइल कर सकते। अब आपको ITR 3 यानी कि बिजनेस इनकम की जो रिटर्न होती है वो फाइल करना पड़ेगा, जिसको PGBP बोलते हैं। यानी कि आपका ITR चेंज हो जाएगा। साथ के साथ अब मैं बात करूंगा कि F&O में जो टर्नओवर होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसमें 3 पॉइंट को कैलकुलेट किया जाता है। पहली चीज, जब आप ट्रेड करते हैं तो इसमें एग्रीगेट होता है फेवरेबल और नॉन फेवरेबल। यानी कि अगर आप जब ट्रेड करते हैं तो कुछ पॉजिटिव या कुछ निगेटिव होता है, उस केस में दोनों को ऐड किया जाता है। सही सुना, दोनों को ऐड किया जाता है। साथ के साथ अगर आपको कोई प्रीमियम मिलता है उसको भी ऐड करने की जरूरत है। और तीसरी चीज, अगर आपने कोई रिवर्स ट्रेड किया है उसके डिफरेंसेस को भी ऐड किया जाता है। यानी कि जो F&O का जो टर्नओवर होगा उसमें 3 पॉइंट ऐड करने की जरूरत है। पहली चीज कि अगर आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, दोनों को ऐड कर दें, जिसको निगेटिव या पॉजिटिव कह रहा हूं उनको। उसके अलावा अगर आपने कोई प्रीमियम रिसीव किया है तो उसको। और तीसरी चीज, अगर आपने कोई रिवर्स ट्रेड किया है तो उसके डिफरेंसेस को। तब जाके आपका सम टोटल होगा और टर्नओवर तब काउंट होगा। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, सही सुना, अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाती है। टैक्स ऑडिट के लिए हम अलग से वीडियो बात करेंगे, बट अभी मैं बात कर रहा हूँ कि टैक्स ऑडिट होने का मतलब यह है कि मेरे जैसे किसी प्रोफेशनल की आपकी जरूरत पड़ेगी आपके रिटर्न को फाइल करने के लिए। साथ के साथ उसमें ऑडिट रिपोर्ट भी लगाना पड़ता है। तो उसका एक सेपरेट चर्चा होगी जो टैक्स ऑडिट की, अभी हम उसमें नहीं जा रहे। बट ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है तो टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है, अदरवाइज बहुत पैनल प्रोविजंस हैं। साथ के साथ अगर आपने कोई ट्रेड किया है तो अपने रिटर्न में जरूर डिस्क्लोज करें। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक तरह का बिजनेस इनकम है, तो इसके एक्सपेंसेस भी अलाउड होते हैं। इसमें एक्सपेंसेस बहुत लिमिटेड है, लेकिन मैं उसको बताता हूँ। एक तो ब्रोकरेज, क्योंकि आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो ब्रोकरेज देना पड़ता है। ब्रोकर कमीशन अगर कुछ दे रहे हैं वो भी देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई सब्सक्रिप्शन आपने कोई जनरल मंगा रखा है या कोई उस तरह से ट्रेडिंग रिलेटेड कोई जनरल है तो उसके भी एक्सपेंसेस आपको क्लेम करने हैं। टेलीफोन बिल और इंटरनेट बिल, क्योंकि इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। अगर आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, और साथ के साथ आपको टेलीफोन की भी क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको अपने ट्रेडर से, अपनी जो ब्रोकिंग एजेंसी है उससे बात करनी होती है। साथ के साथ अगर कोई कंसल्टेंट आपने हायर कर रखा इसी काम के लिए तो उनकी भी एक्सपेंसेस अलाउड है। अगर किसी स्टाफ को आपने रख रखा जो कि इसी डेडिकेटेड पर्पस के लिए, उसके भी एक्सपेंसेस आपको अलाउड है। एक चीज़ यहाँ वार्निंग क्या है, कैश में डील ना करें।
अगर आपने कोई कैश एक्सपेंसेस दिया है तो वो अलाउड नहीं है, किसी भी तरह का वो अलाउड नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह के बिजनेस करते हैं तो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। एक्सपेंसेस का मतलब ये है, कैश एक्सपेंसेस एकदम अलाउड नहीं है। मैं इसमें कोई लिमिट की बात इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि आप इसको अवॉइड ही करें तो आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैं लिमिट में नहीं जा रहा हूं, उस सेक्शन में जाके आपको चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं। अब हम बात करते हैं कि टैक्स ऑडिट की एलिजिबिलिटी कब आती है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर मेरी टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है तो मैं टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल हूं। लेकिन एक और उसमें सेक्शन कहता है कि एक सेक्शन 44 AB और AD है, अप्लीकेबल हो जाएगा इफ नेट प्रॉफिट ऑफ सच ट्रांजैक्शन इज लेस देन 8% ऑफ द टर्नओवर फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन। यानी कहने का मतलब ये है, दो सेक्शन है, सेक्शन 44 AB एंड सेक्शन 44 AD। अगर ये दोनों सेक्शन तब अप्लीकेबल हो जाएंगे जब आपका टोटल रेवेन्यू यानी टोटल इनकम रेवेन्यू का 8% से नीचे, तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरी चीज, अगर लॉस होता है तो बाय डिफॉल्ट 44 AD और AB का ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी रेवेन्यू 8% से बाय डिफॉल्ट कम है, क्योंकि 1 करोड़ की लिमिट थी। 8% का मतलब 8 लाख का प्रॉफिट, आपका लॉस था, तो ये सेक्शन के आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक तरह का बिजनेस नेचर ट्रांजैक्शन है। पहली चीज, बिजनेस नेचर का मतलब यह है कि इसको PGPP के कैटेगरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन के कैटेगरी में रखा गया, और ये नॉन स्पेकुलेटिव इनकम है। बहुत साफ शब्दों में, नॉन स्पेकुलेटिव इनकम होने की वजह से अगर आप लॉस हैं तो इसको आपको फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करनी है। रिटर्न फाइल करते समय आप लॉस को क्लेम करें और इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें। इससे फायदा क्या है? सैलरी के अलावा स्पेकुलेटिव इनकम, सैलरी के अलावा अगर कोई अदर इनकम है, इंटरेस्ट के थ्रू लॉस हो रहा है या बिजनेस प्रोफेशन के थ्रू लॉस हो रहा है, उस केस में आप इसका एडजस्टमेंट का फायदा ले सकते हैं। कैसे? मैं बात करता हूं कि मेरा इस साल में मेरे 10 लाख की लॉस हो गई F&O में, और नेक्स्ट ईयर में मेरा बिजनेस इनकम 10 लाख का था। ये सेटल हो जाएगा, मेरे को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। मैट की एप्लीकेबिलिटी होगी, मैं उसमें नहीं जा रहा कि मैट कैसे एप्लीकेबल होगा, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आपको समझने की जरूरत नहीं। मैं एक थंब बात करें कि जो मेरी इनकम थी वो माइनस हो जाएगी, और साथ के साथ आप जो लॉसेज हैं वो सब्सिक्वेंट 8 ईयर तक आप फॉलो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है जो F&O की, उसको आपको समझने की जरूरत है। और अगर 1 करोड़ के ऊपर आपका इनकम है तो आप टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आपको टैक्स ऑडिट कराना ही पड़ेगा। साथ के साथ आपको बुक्स भी मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है, और जो भी ऑडिटर फी होगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ऑडिट के केस में आप फॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको देने की ज़रूरत है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। मैं सेक्शन में जाके बहुत चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत सेक्शन बताऊँ, 71 एंड 72, वो आपको जानने की ज़रूरत है। बेसिक ये है कि आप अपने लॉस को सेटल कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रिटर्न जरूर फाइल करें, क्योंकि अगर फ्यूचर में जो इनकम होगी आप उसका सेटलमेंट ले सकते हैं, एक्सेप्ट सैलरी। कहने का मतलब यह है कि आप अगर लॉस में भी हैं, चलिए नुकसान तो जो होना था हो गया, कम से कम इस नुकसान को 8 इयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और 8 इयर्स में कभी भी अगर आपको कोई बेनिफिट होता है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये गलती ना करें और टाइमली रिटर्न फाइल करें। अगर आपने रिटर्न में अपने इनकम को, चाहे शेयर ट्रांजेक्शन हो या F&O हो या डेरिवेटिव्स हो, अगर आपने नहीं दिखाया तो उसको रिवाइज करके तुरंत दिखाएं, अदरवाइज इसका आपको महंगा भुगतान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट का जो भी ट्रांजैक्शन हो डिपार्टमेंट को बाय डिफॉल्ट बताया जाता है, एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू उनको डेटा मिलते रहता है, और वो बाद में आपको नोटिस आ सकती है, और उस नोटिस की वजह से आपको बहुत परेशानी हो सकती है। सही सुना, बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। मैं इसमें एक वर्ड और भी ऐड कर दिया कि बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो बेटर यह है कि अगर आपने शेयर ट्रेडिंग या F&O में कोई काम किया हुआ है तो आप उसका रिटर्न टाइमली फाइल करें और ITR 3 में शिफ्ट कर जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ के साथ ये वीडियो अपने शेयर ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों को जरूर दिखाएं, ताकि वो भी जान पाए कि F&O के केस में लिमिट क्या होती है और रिटर्न कैसे फाइल करना था और क्या क्या करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखें और हमारे वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू।